हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवम सिंघल और आज हम लोग लेके आए हैं इस चैनल की रीएक्टिवेशन वीडियो। पिछली चैनल हमारी कमबैक वीडियो थी, इसमें मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि इस चैनल को रीएक्टिवेट करने के लिए मैं किस वीडियो के साथ शुरुआत करना चाहिए। और मैं देख रहा था कि बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए हैं और ज़्यादातर कमेंट्स हैं वेस्टीज की एग्री प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के बारे में। तो मैंने सोचा कि वेस्टीज की एग्री प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के साथ ही इस वीडियो को शुरुआत करता है। और इस वीडियो को बनाने के लिए भी जब मैं देख रहा था यूट्यूब पर, वेबसाइट्स पर सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि पिछले 8 सालों में कोई नया प्रेजेंटेशन आया नहीं है। आई थिंक शायद किसी ने काम नहीं किया है इस कैटेगरी के ऊपर और किसी ने शायद नया कोई कंटेंट भी नहीं बनाया आप लोग के लिए। तो मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों ने क्यों ऐसी डिमांड की होगी। तो ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मैंने एग्रीकल्चर की बेसिक जानकारी दी है, उसके बाद फिर हम एग्री के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और फिर उनके कॉम्बिनेशंस और यूसेज के बारे में बात करेंगे कि किसको किसके साथ मिला के यूज़ किया जा सकता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बेसिक्स अच्छे से समझ गए तो नो डाउट आप प्रोडक्ट के यूसेज और प्रोडक्ट्स को भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जिसको भी आप बताएंगे वो व्यक्ति भी उनको यूज़ करके फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्योंकि हम बेसिक्स के साथ में शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले बात आती है इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स की। इंडिया में कितने क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं? 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। मेनली वैसे 2 ही होते हैं, रबी और ख़रीफ का सीज़न। लेकिन बीच में एक छोटा सा जायद का सीज़न भी आता है। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए एक बार ये समझना ज़रूरी हो जाता है। रबी का सीज़न जो होता है वो विंटर्स का सीज़न होता है, जो सर्दियों के टाइम पे आता है। इसमें मेनली गेहूं की फसल, सरसों, मटर, ये सब फसलें उगाई जाती हैं। अक्टूबर में इनकी आमतौर पे बुआई होती है, कहीं कहीं पे नवंबर में भी होती है। कुछ जगह पे बहुत लेट सोइंग होती है तो वहाँ पे दिसंबर में भी होती है। और इनकी कटाई होती है फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। ये वाले सीज़न को विंटर सीज़न की क्रॉप बोलते हैं। इनको जनरली ठंडा मौसम चाहिए होता है और इन फसलों को पानी की ज़रूरत कम होती है, तो इसलिए ये वाली फसलें सर्दियों में हो जाती हैं। इसके बाद आता है खरीफ का सीज़न, जो कि मई और जुलाई में शुरुआत होता है। तो अप्रैल में आपने रबी के सीज़न की फसलें काटी थी। मई, जून, जुलाई इसमें आप खरीफ के सीज़न की फसलें बोते हैं और उनकी कटाई होती है फिर सितंबर, अक्टूबर में, और वापस अक्टूबर में फिर रबी के सीज़न की फसलें शुरू हो जाती हैं। जैसे रबी के सीज़न को हम विंटर का सीज़न बोलते हैं, ऐसे ही खरीफ के सीज़न को हम मानसून का सीज़न बोलते हैं। और इनको ह्यूमिड वेदर चाहिए होता है, जिसमें नमी बनी रहे मौसम में, बरसात ज़्यादा हो, इनको ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता होती है। चाहे वो चावल की फसल हो, मक्का की फसल हो, कॉटन हो, जिसको आप कपास बोलते हैं, या फिर मूंगफली की फसल हो, इन सब फसलों को हम मानसून के सीज़न में उगाते हैं। तो ये आमतौर पे 6-6 महीने के सीज़न हैं। लेकिन इन दोनों सीज़न के बीच में एक छोटा सा सीज़न आता है जो कि जायद का सीज़न कहलाता है। वो फरवरी, मार्च से शुरू होकर अप्रैल, मई तक चलता है। तो जिन्होंने रबी सीज़न की फसल जल्दी काट ली फरवरी में या मार्च में, उनके पास टाइम बचा हुआ है अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून का, जिसके टाइम पे वो छोटी फसलें एक ले सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा जो मौसमी फल आते हैं, तरबूज, खरबूजा, ये सब जो मौसमी फल आते हैं, ये सारे फल और सब्जियां जायद के सीज़न में उगाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को करने के लिए ज़रूरी हैं। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनके बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मिट्टी उसमें सबसे प्रमुख है। मिट्टी के बिना आप कैसे एग्रीकल्चर करोगे? पानी, लाइट यानी प्रकाश, सूर्य की रोशनी, हवा जिससे कि हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, बीज, बिना बीज के कोई फसल नहीं उगा पाओगे आप, और न्यूट्रिशन। हालांकि न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल से ही प्राप्त होता है, बट आज के टाइम पे हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन डालना पड़ता है अलग से, तो इसलिए हमने यहाँ पे अलग से लिखा है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल की। मिट्टी क्या है? मिट्टी, आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बोलता है मिट्टी। तो अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ अर्थ, धरती की जो सबसे ऊपरी सतह है उसी को मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी के नीचे फिर आप यहाँ पे देखेंगे एक, पहले ऊपर सॉइल है, फिर सब सॉइल है, फिर उसके नीचे रॉक्स हैं, और उसके नीचे बिल्कुल धरातल है। ठीक, पाताल लोक में पहुँच गए आप। सो ये पूरा का पूरा लेयर्स होता है धरती के अंदर। ऊपर वाली जो लेयर है उसको मिट्टी बोलते हैं। और मिट्टी में भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। मिट्टी के अंदर हवा भी है, पानी भी है, मिनरल पार्टिकल्स भी हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी है। सो इस मिट्टी में
25% तो हवा ही है, 25% पानी है, मतलब 50% तो हवा और पानी ही है मिट्टी के अंदर। बाकी के 45% मिनरल्स हैं, जिसमें कि हर प्रकार के अलग अलग पोषक तत्व रहते हैं। और 5% है ऑर्गेनिक मैटर, जो कि सबसे ऊपर वाली ही लेयर में होता है, जिसमें ह्यूमस, अलग अलग प्रकार के कीड़े, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स और जो पौधे वहाँ से निकल गए हैं उनकी जड़ें, ये सब ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे रहता है, जो कि 5% होता है। और यही किसी भी फसल को, पौधे को उपजाने में हेल्प भी करता है। सो ये सॉइल की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें वाटर लाइट एयर को आपको ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि पानी क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, हवा क्या होती है, लेकिन इनका यूज़ क्या है। पौधा जो अपना भोजन बनाता है या पौधा जो अपना फल फ्रूट बनाता है, वो बिना पानी, बिना हवा और बिना सूर्य के रोशनी के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायर्ड होती है, जिसके बाद ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक, तो इसलिए पानी, प्रकाश और हवा, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। हवा से ही पौधों को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसके बाद बात करेंगे बीज की। बीज वो बेसिक इनपुट है जिससे आप कोई भी फसल या कोई भी पौधा लगाते हैं। सीड इज़ एन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा कोई पौधा उगाया जा सकता है। तो बीज को आप लगाते हैं, धीरे धीरे वो अंकुरित होता है, फिर उसी से पूरा पौधा बनता है। सीड के बाद बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। तो किसी भी फसल को उगाने के लिए अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर कुछ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो आमतौर पे प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं, हवा से, पानी से, मिट्टी से, उसमें उनकी भरपूर मात्रा होती है। तो कार्बन मिट्टी से आमतौर पे मिल जाता है। हालांकि आज के समय में कार्बन की सप्लाई करने के लिए भी लोग अलग से फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगे हैं। फिर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी आवश्यक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिसको आपने देखा होगा लोग यूरिया, पोटाश, NPK इस प्रकार की खाद डालते हैं, वो सब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के लिए डाली जाती हैं। फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फ़र, और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो पौधों की इम्यूनिटी, उनकी फल फ्रूट की ग्रोथ, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे टोटल मिला के 3, 6, 9 और 8, टोटल मिला के ये 17 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी की आवश्यकता पौधों को पड़ती है। अभी तक हमने पूरा समझा कि अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि पौधे की अलग अलग स्टेजेस कौन सी होती हैं ग्रोथ के टाइम पे। आप देखते हैं खेती करते टाइम आप सबसे पहले बीज लगाते हैं धरती में। हालांकि बीज लगाने से पहले आपको मिट्टी तैयार करनी होती है, बट वो उससे पहले की प्रिपरेशन है। पौधे की स्टेज कहाँ से शुरू होती है? जब आपने बीज लगाया और वो अंकुरित हुआ, स्प्राउटिंग हुई, वहाँ से फिर एक छोटा सा पौधा बनता है जिसको सीडलिंग आप बोल सकते हो। उससे फिर उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू होती है, उसकी शाखाएं बनती हैं, पत्तियां आनी शुरू होती हैं, जिसको वेजिटेटिव ग्रोथ बोला जाता है। तो शुरुआती फेज़ है अंकुरण की, फिर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसके बाद उस पर फूल आने शुरू होते हैं, कली मतलब पहले कलियां आती हैं, फिर कलियों से फूल बनने शुरू होते हैं, और फिर उन्हीं फूलों से फल बनने शुरू होते हैं। तो कुछ मुख्य स्टेप्स हैं यहाँ पे, इनको स्टेजेस बोल सकते हो आप, प्लांट ग्रोथ स्टेजेस, जिसके अकॉर्डिंग ही आप ये डिसाइड करते हो कि हमें कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम पे यूज़ करना है। अब आप अगर चाहते हो कि अंकुरण अच्छे से हो तो आप जब पहले से मिट्टी तैयार करेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। जब आप चाहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो तो उससे जस्ट पहले आप लोग कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। आप चाहते हैं फ्लावरिंग अच्छी हो तो फ्लावरिंग से पहले कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। फिर आप चाहते हैं फ्रूटिंग्स अच्छी हो तो फ्रूटिंग के पहले आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। ठीक, जब फ्रूट बन रहे हैं तब कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे। तो ओवरऑल जब फ्रूट बन जाते हैं फिर आप उसकी हार्वेस्टिंग करोगे, फ्रूट्स को प्लक करोगे और आपकी फसल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरी ग्रोथ स्टेजेस है जिसके अकॉर्डिंग ही आप लोग डिसाइड करते हैं कि किस प्रोडक्ट को किस समय पे यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। सो वेस्टीज के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो टोटल 8 प्रोडक्ट्स हैं, टोटल 8 प्रोडक्ट हैं, जिसको आप 4 अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हो। एक एक्टिवेटर की कैटेगरी में आता है जिसको एग्री 82 बोलते हैं। एक को एब्जॉर्बेंट की कैटेगरी में रख सकते हो जो कि एग्री एक्वा जेल है।
बाकी न्यूट्रिशनल की कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री गोल्ड, एग्री नैनोटेक, और फिर एक प्रोडक्ट आता है प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में जिसको हम एग्री प्रोटेक्ट बोलेंगे। सो ये अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, वन बाय वन इनको हम लोग समझते हैं। शुरुआत करेंगे एग्री 82 के साथ में। सो एग्री 82 को कॉमनली बोला जाता है एक्टिवेटर, स्प्रेडर एंड वेटर। एक्टिवेटर, स्प्रेडर, वेटर का मतलब होता है कि आप किसी भी अदर एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट के साथ इसको मिला के अगर आप यूज़ करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को ये पौधे की सतह के ऊपर या पत्तियों के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करने में, पत्तियों के सरफेस को पूरा वेट करने में, उस प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने में काम आता है। सो इसके अंदर 82% नॉन आयनिक एलिमेंट्स होते हैं एज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इसीलिए इसको 82 भी बोलते हैं। और इसका मेजर जो काम है वो यही है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब खेतीबाड़ी में यूज़ करें, एग्रीकल्चर में यूज़ करें, तो उसके साथ मिला के इसको यूज़ करें ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छे रिजल्ट्स आपको दे। सो आमतौर पे क्या होता है, जब भी आप कोई स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे ड्रॉप्स बन के फिर पौधे की पत्तियों से गिर जाती हैं। तो आप इसको मिला के अगर यूज़ करेंगे तो जो भी आपने स्प्रे किया है, चाहे कीटनाशक स्प्रे किया है या कोई और ग्रोथ प्रमोटर स्प्रे किया है, वो पौधों की पत्तियों पे अच्छे से फैल जाएगा, उसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब होगा ताकि वहाँ पे आपको रिज़ल्ट्स अच्छे से मिलेंगे। क्योंकि ये बाकी प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, तो अगर आप इसको पेस्टिसाइड्स के साथ यूज़ करेंगे तो कम मात्रा में ही ज़्यादा आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा, वहाँ पे कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। आप अगर इसको हर्बिसाइड्स में यूज़ करेंगे जो खरपतवार मारने के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पे उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा, वहाँ पे खरपतवार अच्छे से मरेगी। अगर आप इसको किसी ग्रोथ प्रमोटर के साथ यूज़ करेंगे तो पौधे की ग्रोथ में भी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप इसको यूरिया के साथ यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप इसको सिर्फ पानी के साथ मिला के सिंचाई में भी यूज़ कर सकते हो ताकि मिट्टी की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़े और कम पानी में आपको मिट्टी में नमी बनी रहे। तो हर तरीके से एक ऑलराउंडर टाइप का प्रोडक्ट है जिसको आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिला के यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए अगर आप कभी भी किसी प्रोडक्ट के साथ स्प्रे में मिला रहे हो तो आप एक जो 15 लीटर वाला टैंक होता है उसमें 5 से 10 ml मिला सकते हो इसको। बाकी जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी मात्रा उसके हिसाब से आप यूज़ करेंगे। हर्बिसाइड्स के साथ यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप 15 लीटर के टैंक में 15 से 20 ml मिला सकते हो और बाकी हर्बिसाइड की जितनी भी मात्रा होगी। कभी आप डायरेक्ट फर्टिलाइज़र्स के साथ मिला रहे हो जो कि जैसे यूरिया या और कोई फर्टिलाइज़र, तो उनके साथ मिला के भी आप इसको डाल सकते हो, जहाँ पे आप इसको उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग 3 से 5 ml प्रति किलो के हिसाब से मिला सकते हो। सीधा सिंचाई में मिला के अगर डाल रहे हैं तो पानी के साथ आप इसको छोड़ सकते हो और उसमें 160 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। अभी बात करते हैं एग्री ह्यूमिक और ग्रैनुअल्स की। दोनों प्रोडक्ट क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट्स हैं, बस एक लिक्विड है और एक ग्रैनुअल्स है, अदरवाइज़ काम दोनों के सेम है, इसलिए दोनों को एक साथ कवर करना है। सो एग्री ह्यूमिक जो है वो एक बायो स्टिमुलेंट बोलते हैं इसको, जिसका काम होता है मिट्टी में पड़े हुए न्यूट्रिएंट्स को स्टिमुलेट करना, उनको पौधों तक पहुँचाना। इसके अंदर ह्यूमिक सब्सटेंस होता है जो कि हमने मिट्टी के कंपोजिशन के टाइम भी समझा था कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पे 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसमें से कुछ ह्यूमस होता है। तो क्योंकि आज के टाइम पे मिट्टी में ह्यूमस भी भरपूर मात्रा में नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमिक सब्सटेंस भी लोग अलग से डालते हैं। तो ये एग्री ह्यूमिक वही ह्यूमस का काम करता है। इसको डालने के बाद आप देखोगे कि मिट्टी सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट आएगा एक तो वो मिट्टी में आएगा। मिट्टी आपकी पोरस फर्टाइल हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी मिट्टी, जिससे गुड ऑर्गेनिजम्स भी अच्छे से वहाँ पे पनप सकें और पौधे की आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो पौधे का जो शुरुआती विकास है उसके लिए आप एग्री ह्यूमिक को यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के बाद आप देखोगे उसमें पत्तियाँ वगैरह बहुत अच्छे से आएंगी, उनका कलर भी बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपको चाहिए कि आप ने जो बीज लगाया है उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो तो उसके लिए आप इसको पहले से मिट्टी में भी डाल सकते हैं और बीजों के साथ उपचार करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे बीजों का जमाव अच्छे से होगा। और हम कई बार देखते हैं कि हम एक जगह पे 3-3 बीज डालते हैं पर 3-3 बीजों से भी एक भी पौधा नहीं निकलता है। यहाँ पे आप देखोगे कि पौधे बहुत अच्छे से निकलेंगे, अंकुरण बहुत अच्छे से होगा। और
जड़ों का विकास इतना अच्छा होगा कि वो मिट्टी से बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर पाएंगे। सो ये सब इसके फ़ायदे हैं। इसको आप मिट्टी में और पौधों में स्पेशली जर्मिनेशन और वेजिटेटिव ग्रोथ वाली स्टेज के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अगर इसका सॉइल एप्लीकेशन करना है तो आप ह्यूमिक ग्रैनुअल यूज़ कर सकते हो। जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हो उसी समय पे आप किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ मिला के भी डाल सकते हो। 5 किलो का पैकेट आता है, उसको आप 1 एकड़ में यूज़ कर सकते हो। कहीं पे अगर बड़े बड़े पौधे हैं जैसे आम वगैरह के पेड़ होते हैं, वहाँ पे आप 100 से 150 ग्राम प्रति पौधे के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लिक्विड वाला यूज़ करना है, सिंचाई में मिलाना है, पानी के साथ देना है, तो वहाँ पे आप 500 ml प्रति एकड़ की डोज का इस्तेमाल कर सकते हो। बीजों का उपचार करना है तो डायरेक्टली बीजों में मिला सकते हो आप 5 ml प्रति किलोग्राम के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद उस बीजों को जो भी बीज को आपने ट्रीटमेंट किया है उसको आप मिट्टी में डाल सकते हो उगाने के लिए। कहीं कहीं फसलें होती हैं जहाँ पे हम पहले पौध तैयार करते हैं, पौध तैयार करने के बाद उसको मेन फसल में लगाते हैं, मेन खेत में लगाते हैं, और वहाँ पे हम जड़ों का उपचार करके भी उनको लगा सकते हैं। एग्री ह्यूमिक को आप रूट डिपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक घोल बनाना होता है 5 ml प्रति लीटर वाटर के अकॉर्डिंग। उसमें आप 2 से 3 मिनट के लिए जड़ों को डुबाएंगे और फिर उनको आगे खेत में लगा सकते हो। इसके बाद जब बीज वगैरह लग गए हैं, 20 दिन हो चुके हैं, पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ वाली स्टेज में है, उस समय पे भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। वहाँ पे आप 2 to 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिला के इसका स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि बहुत अच्छे से पौधे का विकास हो। अगर आप सिंचाई में दे रहे हो, स्पेशली ड्रिप इरिगेशन में, जो कि राजस्थान हरियाणा में काफ़ी यूज़ होता है, वहाँ पे 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। सो ह्यूमिक ग्रैनुअल और ह्यूमिक दोनों सेम ही काम करते हैं। अगर आपको मिट्टी में मिलाना है तो ज़्यादा अच्छा है कि हम ग्रैनुअल यूज़ करें। स्प्रे करना है या पानी के साथ देना है तब हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम लिक्विड वाला एग्री ह्यूमिक यूज़ करें। अगला प्रोडक्ट आता है एग्रीमॉस। एग्रीमॉस एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। एक नेचुरल प्रोडक्ट है, पानी में आराम से मिल जाता है, कोई जहरीला प्रोडक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप इसको कंसिडर कर सकते हो, और स्पेशली काम करता है प्लांट के रिप्रोडक्शन फेज़ में। जो शुरुआत का फेज़ था, पहले जर्मिनेशन था, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ थी, उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज़, जिसमें कि पहले बडिंग होती है, मतलब कलियाँ आती हैं, फिर फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूटिंग होती है। इस वाली फ़ेज़ के लिए, रिप्रोडक्शन वाली फ़ेज़ के लिए स्पेशली ये प्रोडक्ट काम करता है, जिससे कि अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे कलियाँ बहुत अच्छे से आ रही हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है, पॉलिनेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, फ्रूट ज़्यादा बन रहे हैं, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, गिर नहीं रहे हैं, सबकी साइज शेप अच्छी है। एग्रीमॉस जो है वो ड्रॉपिंग को भी रोकेगा, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, उनकी ग्रोथ में भी अच्छा रिजल्ट्स देगा। जब फल बनेंगे तो उनके साइज शेप में भी अच्छा रिजल्ट्स देगा। तो प्रॉपर जो रिजल्ट्स आता है एग्रीमॉस का, वो रिप्रोडक्शन फेज़ के टाइम पे ही आता है। इसको हमेशा स्प्रे में ही यूज़ करना चाहिए, फ्लावरिंग के 20 दिन पहले और फ्लावरिंग के 20 दिन बाद। 15 लीटर के टैंक में आप 20 ml मिलाओ, इसके साथ में 5 ml एग्री 82 भी मिलाओ, दोनों को मिला के आप स्प्रे करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जहाँ पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी आएगी, फ्रूटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब फ्लावरिंग फ्रूटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो फूल वाली फसलें होती हैं या फल वाली फसलें होती हैं उन्हीं में इसका यूज़ करना होता है। इवन जो जैसे आप अभी धान की फसल लगाओगे तो धान की फसलों पे बालियाँ आने से पहले भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कभी गेहूं की फसल लगेगी तो उसमें भी बालियाँ आने से पहले हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई टमाटर की फसल यूज़ कर रहा है तो भी फ्लावर आने से पहले यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी फसल में जब आपको लगता है कि उसमें रिप्रोडक्शन का टाइम आ रहा है, फल फ्रूट बनने का टाइम आ रहा है, अनाज बनने का टाइम आ रहा है, तब उससे पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन फसलों में हम लगातार फल तोड़ते रहते हैं, राइट, बार बार फल तोड़ते हैं, वहाँ पे आप 20-20 दिन के अंतराल पे 3 बार भी इसको या 4 बार भी इसको, या जब भी ज़रूरत लगे आप इसका प्रयोग कर सकते हो सेम डोज के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात आती है एग्री नैनोटेक की। एग्री नैनोटेक एक पोटेंशियल बायो ग्रोथ इन्हेंसर है जो कि नैनो चिलेटिंग टेक्नोलॉजी से बना है। इसमें बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, मेजरली सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं प्लांट्स को देने के लिए। जो हमने शुरुआत में न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी, उसमें से सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप नैनोटेक के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हो। इसको यूज़ कराने से आपको
पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसमें भी बहुत अच्छा असर दिखाई देगा, और पौधे का जो रिप्रोडक्शन वाला फेज़ होता है उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ाने का काम करेंगे, मजबूत बनाएंगे पौधे को, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। मिट्टी में डाल दोगे तो मिट्टी में भी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ेगी, स्प्रे कर दोगे तो पौधों की भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छी होगी। तो दोनों ही स्टेजेस में इसको आप यूज़ कर सकते हो। अभी हमने ह्यूमिक और ह्यूमिक ग्रैनुअल समझा था, वो मेनली वेजिटेटिव स्टेज के लिए समझा था। मॉस को हमने रिप्रोडक्शन वाली फेज़ के लिए समझा था। नैनोटेक है जिसको आप वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन दोनों ही फेज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसको मिट्टी में डालना है शुरुआत में ही, बेसल एप्लीकेशन करना है, तो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, चाहे आप ग्रैनुअल में मिला के यूज़ कर सकते हैं, किसी और खाद में मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे अगर करना है तो इसको आप फूल आने के 20 दिन पहले एक स्प्रे कर सकते हो, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के अकॉर्डिंग, जिसमें कि आप 5 ml एग्री 82 भी मिला सकते हो। इसके बाद आता है एक मैजिकल प्रोडक्ट जिसका नाम है एग्री गोल्ड। ये बायो इंग्रेडिएंट्स वाला कम्प्लीटली ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, जो कि पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। और ये प्रोडक्ट भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्लांट की किसी भी स्टेज में यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो वेजिटेटिव ग्रोथ हो चाहे वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो। किसी भी स्टेज पे पौधे में जो डोरमेंसी आ जाती है, पौधा आगे नहीं बढ़ रहा है, उस फ्लावरिंग कम हो गई है, फ्रूटिंग कम हो गई है, फूल गिर रहे हैं या फल गिर रहे हैं, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी स्टेज में, पत्तियां झड़नी शुरू हो गई हैं, ठीक, उन सब से बचाने के लिए आप गोल्ड का यूज़ कर सकते हो। साथ में ये प्रोडक्ट पौधे को जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से, सूखा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, स्ट्रेस जो डेवलप होते हैं पौधों के अंदर, उससे भी बचाने का काम करता है। अगर आप इसको किसी कीटनाशक के साथ मिला के यूज़ कर देते हैं तो ये पौधे की शक्ति को और बढ़ा देता है, ताकि वहाँ पे पौधों को कीड़ों से भी बचाया जा सके। तो एक जैसे 82 को मैंने एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट बोला था, ऐसे ही एग्री गोल्ड भी एक ऑलराउंडर काइंड प्रोडक्ट है, जिसको आप पौधे की किसी भी अवस्था में यूज़ करोगे तो वो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स वहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक। सो अभी तक अगर हम कंपेयर करें, ह्यूमिक है, मॉस है, नैनोटेक है, गोल्ड है, इन सब में अगर अब हम कंपेयर करें तो एक 82 ऐसा प्रोडक्ट है जो आप हमेशा यूज़ कर रहे हो, ह्यूमिक आप शुरुआती टाइम में यूज़ कर रहे हो, और एक गोल्ड ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप कहीं भी किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हो। तो मॉस और गोल्ड में से अगर एक भी आप यूज़ कर लोगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक। नैनोटेक और गोल्ड में से एक गोल्ड भी आप यूज़ कर लोगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो एक कंप्लीट ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। हालांकि हर प्रोडक्ट का अपना अपना काम है, बट किसी प्रोडक्ट के अंदर क्योंकि ताकत ज़्यादा है तो इसलिए वो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स दिखा पा रहा है, ऑल्दो ये प्रोडक्ट उसी अकॉर्डिंग फिर थोड़ा महंगा भी है। तो इसकी जो डोज़ है स्प्रे करने के लिए वो 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर की है, और इसका 100 ग्राम का डब्बा ही महंगा आता है, जितने में बाकी के 500 ग्राम के आ जाते हैं। इसमें अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो 5 ml एग्री 82 मिला सकते हैं। पानी के साथ इसको देना है मिट्टी में तो 100 ग्राम प्रति एकड़ का डोज काम कर जाता है। एक डब्बे में 100 ही ग्राम आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है एग्री प्रोडक्ट। ये बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी है। ये बेसिकली एक बायो इन्हेंसर माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट है जो फंगल वाली बीमारियों से बचाने का काम करता है। और क्योंकि जो माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट होते हैं वो ऐसा डेडिकेटेड नहीं होते कि फंगस की ही बीमारी से बचाते हैं, वो फंगल बैक्टीरिया कई प्रकार की बीमारियों से बचा लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली प्लांट प्रोटेक्शन वाला प्रोडक्ट है, जिसको आप शुरुआत में मिट्टी में भी यूज़ कर सकते हो ताकि मिट्टी से वो बीमारियां हटें और पौधों की जड़ों में ना आए, और बाद में स्प्रे के लिए भी यूज़ कर सकते हो ताकि पौधों में कोई बीमारियां ना दिखें। 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हो, एडवांस में ही यूज़ कर लो ताकि बीमारी आए ही नहीं, या फिर कहीं पे बीमारी दिख रही है तो उसके बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ हम गोल्ड भी मिला के यूज़ कर सकते हैं, 82 भी मिला के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है, प्रोटेक्ट भी बीमारियों से बचाने वाला प्रोडक्ट है। दोनों को मिला के आप यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स वहाँ पे फिर दिखाई देते हैं। सो इसको अगर आपको कहीं पे कोई बीमारी वगैरह दिख रही है तो थोड़ा सा डोज़ को बढ़ा के 40 ग्राम डालेंगे 15 लीटर के टैंक में, 50 ग्राम भी कर सकते हो, और साथ में 5 ml 82 मिला सकते हो। अगर एग्री गोल्ड मिलाना है तो जो एग्री गोल्ड की डोज़ थी उस एग्री गोल्ड की डोज़ को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के अकॉर्डिंग।
तो 40 ग्राम इसको मिलाया, 20 ग्राम उसको मिलाया, 5 ml 82 को मिलाया, ऐसे मिला के यूज़ कर सकते हो। शुरुआत में ही मिट्टी में डालना है, तो जब मिट्टी तैयार करते हैं, खेत तैयार करते हैं, तो खाद के साथ मिला के या ग्रैन्यूल के साथ मिला के 500 ग्राम का पैकेट 1 एकड़ में यूज़ कर सकते हो। बीज उपचार भी कर सकते हैं, जैसे ह्यूमिक से कर रहे थे हम, तो इसका पाउडर मिला सकते हैं हम सीधा बीज में 5 से 10 ग्राम प्रति किलो सीड के अकॉर्डिंग। जड़ों को डिप भी कर सकते हैं, रूट डिपिंग कर सकते हैं पौध लगाने से पहले। 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर वाटर में सॉल्यूशन बनाना होता है, फिर 2 से 3 मिनट के लिए डिप करना होता है। एडवांस में आप स्प्रे कर रहे हो कभी ताकि बीमारियां ना आए, तो 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर के अकॉर्डिंग डोज बना के भी आप यूज़ कर सकते हो पौधे की किसी भी स्टेज पे। इसके बाद एक प्रोडक्ट आता है जो कि बाद में लॉन्च हुआ था, एग्री एक्वा जेल। हालांकि आउट ऑफ स्टॉक ही दिखाई देता है ये वेबसाइट पे वेस्टीज की। ये एक सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर प्रोडक्ट है जिसको मिट्टी में यूज़ किया जाता है। स्पेशली ये प्रोडक्ट उन क्षेत्रों में ज़्यादा काम करेगा जहाँ पे सूखा पड़ता है, जैसे राजस्थान वगैरह के क्षेत्र, वहाँ पे पानी की उपलब्धता काफ़ी कम है। तो अगर इस प्रोडक्ट को डाल देते हैं तो इसके अंदर कुछ पॉलीमर्स होते हैं जो पानी को अब्जॉर्ब करके जल बना देते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा, बच्चे आमतौर पे वो टेबल पे हम लोग सजाने के लिए रखते हैं, दाने दाने होते हैं, पानी डालने से वो जल की गोलियां बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट होता है ये। तो सब ऐसा मान लीजिए कि मिट्टी में अगर पानी पड़ा है, वहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं और आपने ये गोलियां डाल दी हैं, तो ये उन सबको अपने अंदर अब्जॉर्ब करके जल बना देगा ताकि वो पौधे की जड़ों के पास ही अवेलेबल रहे, नीचे ना जाए, और पौधे को वो सारे न्यूट्रिएंट्स और पानी मिलता रहे ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। तो इस प्रकार का प्रोडक्ट है ये। हालांकि थोड़ा महंगा है ये भी, इसमें खुद में तो न्यूट्रिएंट्स हैं नहीं, पानी और न्यूट्रिएंट जो भी मिट्टी में उनको ही अब्जॉर्ब करके जेल बना रहा है। सो उस अकॉर्डिंग देखें तो जहाँ पे पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है अगर आपको पानी को सुखाना हो, जल में कन्वर्ट करना हो तो, लेकिन ज़्यादा यूज़ वहाँ पे होगा जहाँ पे पानी की मात्रा काफ़ी कम है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका यूज़ करना हो तो आप इसको यूजुअली मिट्टी में ही डालेंगे, इसका स्प्रे तो होगा नहीं। 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी पौधे के अराउंड डालना है तो चारों तरफ 40 से 80 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि हम किन किन प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले जो मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, इन कॉम्बिनेशंस को हमने डिवाइड किया है ग्रोथ स्टेजेस के अकॉर्डिंग। अगर हम खेत तैयार कर रहे हैं और हमें खेत को तैयार करना, उसमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति हमें बढ़ानी है, तो वहाँ पे हम 3 कॉम्बिनेशन है वहाँ पे हमारे पास। या तो हम ह्यूमिक ग्रैन्युअल एग्री प्रोटेक्ट एग्री 82 इसका एक कॉम्बिनेशन बना के यूज़ करें ताकि मिट्टी भी उपजाऊ हो, बीमारी रहित भी हो, उसकी वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी अच्छी हो। ह्यूमिक ग्रैन्युअल एग्री नैनोटेक 82 ये भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति अच्छी हो। ह्यूमिक ग्रैन्युअल के साथ नैनोटेक और एक्वाजेल भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली राजस्थान वगैरह जैसे एरियाज़ में। अगर हमें पौध लगाने के बाद प्रोडक्ट यूज़ करना, अगर हमें पौध लगाने के बाद प्रोडक्ट यूज़ करना है लगभग 20-25 दिन बाद या 1 महीने बाद, तो वहाँ पे आप ह्यूमिक ग्रैन्युअल के साथ एग्री गोल्ड और 82 भी मिला के डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको भी आप मिट्टी में डाल सकते हो, इसको आप किसी फर्टिलाइज़र के साथ मिला के भी डाल सकते हो, ये भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। मिट्टी में डालने की बजाय अगर स्प्रे करना है फसल लगने के 20-30 दिन बाद, तो वहाँ पे आप ह्यूमिक गोल्ड और एग्री 82, ये तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको आप यूज़ करना ही चाहिए, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। ये वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, वहाँ पे आपकी फसल को बीमारियों से भी बचा लेगा, ग्रोथ भी अच्छी दे देगा और फ्लावरिंग के लिए भी अच्छा तैयार कर लेगा। इसके अलावा आप ह्यूमिक के साथ नैनोटेक और 82 भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है फ्लावरिंग के 20 दिन पहले और फ्लावरिंग के 20 दिन बाद जो स्प्रे करना होता है, उसमें वैसे तो सबसे मेन प्रोडक्ट है एग्रीमॉस। एग्रीमॉस के साथ आप नैनोटेक और 82 मिला सकते हो। इसके अलावा एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, जहाँ हमें लग रहा हो कि बीमारी आने के चांस ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप एग्री गोल्ड, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82 भी आप यूज़ कर सकते हो। ये आपकी जो फ्लावरिंग की टाइम होती है, क्योंकि उसी टाइम पे कीड़े लगने के, बीमारियाँ लगने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि फूलों के अंदर रस बन रहा है, कीड़े अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसी अवस्था में गोल्ड प्रोटेक्ट 82 हमें प्रिकॉशन के तौर पे यूज़ कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमें मॉस नैनोटेक 82 भी यूज़ कर लेना चाहिए ताकि फ्लावरिंग वगैरह अच्छे से आए, फ्रूटिंग अच्छे से हो। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी कभी किसी को रिकमेंड करें, इन्हीं कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग ही रिकमेंड करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे दिखाई देंगे। सो
ये पूरी डिटेल्ड वीडियो थी एक, जिसमें हमने बेसिक भी कवर किया, प्रोडक्ट्स की भी जानकारी दी है और कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात किया है। हालांकि इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारी फसलों के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस और पैकेजेस बना सकते हैं कि किस फसल में कौन सा पैकेज ज़्यादा काम करेगा, किस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ज़्यादा काम करेगा। फसल टू फसल वो वैरी करता है और हर फसल के लिए बनाया जा सकता है। उनके वीडियो भी हम लोग आगे बनाते रहेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और पूरी वीडियो में आई होप कि आपको सारे प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई नॉलेज इंक्रीज़ हुई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको अपनी टीम के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग सेशन बुक करने हैं तो ये मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है यहाँ पे, आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और ट्रेनिंग सेशंस भी बुक कर सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।